हाय माई सेल्फ प्रीतेश। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं और आज ये हमारा 5वां वीडियो है। जो शुरुआत के 2 वीडियो थे वो थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर, उसके बाद के 2 वीडियो जो थे वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर थे और आज जो 5वां वीडियो बन रहा है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। ठीक है, तो इसके पहले के जो वीडियो में हम विभव और विभवांतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़े थे और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। और ये इतना ज़्यादा भी टॉपिक है कि ये लगभग हर साल यानी बोला चाहिए जो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होंगे और उसमें फिजिक्स का सिलेबस हो और प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पूछा जाए ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और ऊपर से हमारा फॉरेस्ट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और अगर उसके 2016-17 के हम पेपर देखते हैं, 2016-17 के पेपर देखते हैं तो उसमें लगभग 30 में से 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो प्रतिरोध के ऊपर पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादातर। प्रतिरोध यानी मान के चलिए विद्युत के ऊपर पूरे पूछे गए हैं, जिसमें 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो प्रतिरोध के ऊपर पूछे गए हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, जिसमें से हमारे 30 में 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं और न्यूमेरिकल ज़्यादा रहते हैं, तो एकदम डीप में पढ़ना ही ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर आप एनालिसिस करें उनका तो उसमें देखिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो 10th की बुक से नहीं आए हैं, वो ऊपर के लेवल पे गए हुए हैं। तो उसको आपको थोड़ा गहराई से जाके ही अध्ययन करना पड़ेगा। और आज का जो हमारा पढ़ने का जो तरीका रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। इससे पहले की जो वीडियो मैं बना रहा था उसमें मैं मेंस को टारगेट कर रहा था, आंसर राइटिंग को टारगेट कर रहा था। और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग फॉरेस्ट वाले को भी टारगेट करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव भी अगर पूछे तो उस बीच से ही वो निकल जाए। फ़िलहाल आज नोट्स बनाने का मेरे को टाइम थोड़ा मिल नहीं पाया तो मैं बुक में अंडरलाइन कर लिया हूँ, बस आप लोग उसको देख के बड़े समझते जाएंगे। और आवाज़ अभी गूंज रही होगी क्योंकि फेस टू फेस बताना भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हमारी प्लानिंग क्या रहेगी। इसके जस्ट बाद में कॉपी में आने वाला हूँ तो उसमें आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं गूंजेगी, तो आप लोग प्लीज़ ईयरफोन लगा के ही थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीक अगर आप लोग का फीडबैक अच्छा रहेगा तो प्रचार का कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ लोगों की मदद करना ही एक टारगेट है। ठीक है, और आप लोग को फीडबैक वीडियो अच्छे लगेंगे और मुझे फीडबैक अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग का फीडबैक अच्छा आएगा तो मैं इस वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाना चाहूँगा, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है नेक्स्ट वीक तक मैं अपने होम टाउन भी चले जाऊँ तो वहाँ बोर्ड की व्यवस्था भी हो जाएगी, माइक का भी अरेंज हो जाएगा, तो आवाज़ की गूंजने की कोई समस्या रहेगी ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आते हैं प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा मौखिक रूप में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को समझने से पहले हम लोग चले जाते हैं, मैं कॉपी पे जल्दी आने वाला हूँ, थोड़ा सा समझना है ना। प्रतिरोध को समझने से पहले हमको जाना पड़ जाता है ओम के नियम पे। ओम के नियम पे जाने से पहले हमको जाना पड़ेगा विभवांतर में, विभवांतर से पहले विद्युत धारा में। ठीक है, तो हम लोग तो ये जानते हैं ना कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाता है। और जिस चालक के सिरों पर आप विभवांतर लगाए, विभवांतर लगाने से उस चालक में विद्युत धारा का प्रवाह चालू हो गया, लेकिन उस चालक की एक क्वालिटी होती है कि वो अपने अंदर से विद्युत धारा के प्रवाहित होने का विरोध करती है कि आप मेरे अंदर से प्रवाहित नहीं हो। तो चालक की इसी प्रवृत्ति को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। एक प्रकार से बोलना चाहिए जो हम लोग अवरोध शब्द यूज करते हैं ना, वही फिजिक्स की भाषा में आपका प्रतिरोध बन जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आप 2 प्लेस हैं, ठीक है, उन 2 प्लेस को एक ब्रिज जोड़ रही है, एक ब्रिज उन 2 प्लेस को जोड़ रही है। तो अगर उस ब्रिज में बहुत भीड़ भाड़ है और आप जा रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं तो लोगों से टकराएंगे आप, तो वही आपका अवरोध बन जाएगा। ठीक है, तो यही है कि अगर ब्रिज बहुत लंबी होगी और भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो आपको एक सिरे से दूसरे सिरे जाने पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर ब्रिज चौड़ी ना होकर सकड़ी हो और उसमें बहुत भीड़ हो तो भी आपको बहुत ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। तो यही अवरोध है, यानी जितना ज़्यादा चालक का प्रतिरोध रहेगा ना, विद्युत धारा को प्रवाहित करने में आपको उतनी ही ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। और यही ऊर्जा व्यय जो होगी वो उस बोलना चाहिए उस परिपथ की शक्ति कहलाएगी, विद्युत शक्ति कहलाएगी, जिसको P से डिनोट करते हैं। तो ये जो शक्ति है वो अगले वीडियो का है। ठीक है, तो प्रतिरोध से शक्ति लगभग जुड़ा ही हुआ है और दोनों इतना भी है कि आना लगभग तय है। ठीक, चलो तो अब कॉपी में देखते हैं प्रतिरोध। आप लोग ईयरफोन लगा के ध्यान से बस सुनते जाइएगा, है ना। नोट्स नहीं बना पाया हूँ, हमको बुक से ही देखना है पूरा। देखिए प्रतिरोध क्या होता है। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है,
या किसी चालक पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उसका प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। देखो ओम के नियम में हम जानते थे ना पिछले वीडियो में, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I होता है। चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा दोनों अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इसको जब हम इक्वल किए थे तो हम बीच में R लगाए थे, RI लगाए थे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू RI हो गया था, या R इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते थे V/I। क्लियर। तो ये सेकेंड लाइन में जो बोला है ना सेकेंड पैराग्राफ में, वो यही बोल रहा है कि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को उसका प्रतिरोध कहते हैं। तो एक परिभाषा तो आपके ओम के नियम से आ गई, ठीक है। और एक सिंपल वाली है क्या, किसी चालक कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसके बहने में जो रुकावट उत्पन्न करता है, उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। वही ब्रिज वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। R इज इक्वल टू विभवांतर बटे धारा V/I, प्रतिरोध। जो अंडरलाइन है सिर्फ हमको उसी को पढ़ना है, ये लिखना मस्ट है अगर परिभाषा आ गया तो, ठीक है। प्रतिरोध की डेफिनेशन आ गई, मेंस में आती है, प्रतिरोध की डेफिनेशन भी आती है, विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन भी आती है, और ये किन पर डिपेंड करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, ये भी पता है। तो ये प्रतिरोध की परिभाषा में इतना लिखना तो एकदम नेसेसरी है। क्लियर। इसके बाद प्रतिरोध का कारण दिया हुआ है। प्रतिरोध का कारण जो है वो फॉर लॉन्ग आंसर, अगर लॉन्ग नंबर क्वेश्चन में आ गया मान लीजिए 4 से ऊपर, तो ही आपको प्रतिरोध का कारण बताना है, ठीक है। तो प्रतिरोध का कारण क्या होता है ये हम लोग हल्का सा देख लेते हैं। इसको आप लोग पढ़िएगा एकदम आराम से, क्योंकि आज का वीडियो लंबा जाएगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं आज के वीडियो में। एक काम करते हैं, हम प्रतिरोध के कारण को नहीं देख के अभी वीडियो की लेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि लास्ट में देख लेंगे, अगर समय अगर मिलता है तो, ठीक है। अब देखते हैं, है ना। प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। अब प्रतिरोध का मात्रक, ये हर किसी को पता है, 10th से पढ़ते आ रहे हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। ऐसा ही पद्धति में प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्लियर। या इसका अन्य मात्रक प्रतिरोध का होता है वोल्ट/एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। क्यों? क्योंकि R इज इक्वल टू V/I होता है ना, तो V का मात्रक होता है वोल्ट, पिछले वीडियो में देखें, और I धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर। या फिर ओम, ये मेन है, या उसके ऑप्शन में ऐसा पूछ, प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब 4 ऑप्शन में ओम नहीं दिखा, ये दिखा, तो इसमें टिक मारना है अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट। ओके, ठीक। उसके बाद आपका प्रतिरोध का वीमी सूत्र है, बस इसको याद करोगे आप लोग। इसको जो अंडरलाइन किया हूँ सिर्फ उसी को देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है। क्लियर। चलो तो अब देखते हैं प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है। तो किसी धातु चालक के प्रतिरोध को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। इससे पहले के वीडियो में जब हम ओम का नियम पढ़े थे ना, तो ओम के नियम में हम लोग एक व्यंजक नहीं निकाल पाए थे, क्योंकि ये 10th की बुक में नहीं दिया था, लेकिन 12th की बुक में बहुत बड़ा व्यंजक दिया हुआ है ओम के नियम का सत्यापन करके, ठीक है। तो उस ओम के नियम का जब क्वेश्चन निकालते हैं ना, तो लास्ट में ये फॉर्मूला आता है, R इज इक्वल टू M, इसको याद मत करना, इस अलग से लिखा हूँ उसको याद करना, ठीक है। M/N² टाउ इंटू L/A, ये प्रतिरोध का सूत्र है। ये ओम के नियम में बीच में आता है, लेकिन जब आपसे पूछेगा ये 2014, 15, 16 के किसी में आया हुआ है कि प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, किस पर निर्भर करता है, तो मेंस में आया हुआ है, तो इसको लॉन्ग पढ़ना है, ठीक है। तो सीधा हमको स्टार्टिंग यहीं से करना। चालक में प्रतिरोध को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। उस सूत्र का दे देना, R इज इक्वल टू M/N² टाउ इंटू L/A। जहाँ क्या क्या है देखो, ये मैंने चालक बना दिया है, ठीक है। इस चालक में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो ये चालक की लंबाई में मान लेता हूँ L है, ठीक है। और ये अनुप्रस्थ काट जो है उसका क्षेत्रफल मान लेता हूँ मैं A है। और चालक में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। और मैं मानता हूँ कि इसमें जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या n है, और हर इलेक्ट्रॉन में आवेश जो है वो E है, और हर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं, ये चालक की लंबाई और चालक का क्षेत्रफल। तो इन 5 बातों पर निर्भर करता है किसी भी चालक का प्रतिरोध। क्यों? क्योंकि R इज इक्वल टू M/N² टाउ L/A। एक और आएगा टाउ जो होता है वो शांति का चौथे नंबर क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे सूत्र लिखना सबसे पहले, फिर बता देना कि जो N है, सॉरी N नहीं, जो M है और जो E है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो ये रहता है फिक्स रहता है, नियतांक रहता है। अतः
प्रतिरोध किन पर निर्भर करेगा, एन पर निर्भर करेगा फर्स्ट, टाउ पर निर्भर करेगा, एल। प्रतिरोध इन 4 कारकों पर निर्भर करता है। अब एक एक करके इन 4 कारकों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है आपका चालक की लंबाई पर। इसका नोट्स आप लोग को खुद से बनाना है, जो जो अंडरलाइन है उसको लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। ये आपको मटेरियल मिल गया, कम से कम स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइएगा। फर्स्ट, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। सूत्र में देखिए ना, आर जो है वो एल के अनुक्रमानुपाती है, तो बस वही लिखना है, किसी चालक का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल, यानी चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए फॉरेस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि लंबे चालक का प्रतिरोध अधिक होता है और छोटे चालक का प्रतिरोध कम। पुल ज़्यादा लंबा होगा, भीड़ भाड़ होगी, तो हमको एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और पुल छोटा होगा तो हमको उतना ज़्यादा कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध। सेकेंड है चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, ठीक है। उसी सूत्र में आया था, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a कर सकते हैं, ठीक है, यानी a के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा बोल सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध आर उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अतः पतले तार का प्रतिरोध अधिक एवं मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। वही ब्रिज का उदाहरण दिया था ना, चौड़ा पुल है तो आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और सकरा पुल है तो आपको जाने में दिक्कत होगी, यानी अवरोध होगा। तो पतले तार का प्रतिरोध अधिक तथा मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन बनते हैं कि पतले तार का प्रतिरोध कम होता है या अधिक करके। तो दो बातें हो गई, एक चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, तीसरा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। अब सूत्र में एन भी आया था, ठीक है, अरेंज कर देते हैं एक बार। आर इज इक्वल टू ये एम और ई तो हम कांस्टेंट बोल दिए थे, तो एन पर भी डिपेंड करता है। तो एन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो वही बोला है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/n, क्योंकि n दूसरी तरफ में नीचे था, इसलिए 1/n। बस अंडरलाइन को लिखना है, क्योंकि 2, 3, 4 नंबर से ऊपर ये नहीं आएगा। फोर्थ है चालक के ताप पर। चालक के ताप पर निर्भर करता है। देखिए, पहले में हम लोग क्या बोले थे कि किसी चालक का प्रतिरोध पहला चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तीसरा उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और चौथा आपका है चालक के ताप पर निर्भर करता है। यानी लिखा हुआ है कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता जाता है। बस आप इतना ही लिख लीजिएगा, क्योंकि शांति काल का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, 2, 4 नंबर से ऊपर ये आएगा नहीं, ठीक है। तब भी मैं ऊपर से बता देता हूँ। देखो, जैसे किसी चालक के सिरों पर आप वोल्टेज लगाओगे ना, तो चालक में कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। उस वोल्टेज लगाने के बाद क्या होगा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, वो प्लस सिरे की ओर होने लगते हैं, और प्लस सिरे की ओर जब वो आकर्षित होते हैं, तो रास्ते में उसे बहुत सारे धनायन मिलते हैं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको छोड़ के निकला हुआ है, धनायन को छोड़ के ही तो निकला हुआ होगा। तो उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हैं और बहुत सारे धनायन भी हैं। तो वो रास्ते में क्या होता है, कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है कई सारे धनायनों से टकराते हैं। तो इस टक्कर में जितना समय लगता है ना, उसको बोलते हैं शांति काल। तो अब देख लो, जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी और जल्दी जल्दी टक्कर होगी, और जल्दी जल्दी टक्कर होगी का मतलब उसका ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ते जा रहा है, क्योंकि टक्कर करते 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 तक वो अपनी मंजिल पर पहुंच रहा है। तो ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, बस इतना याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और शांति काल कम होता है। फॉरेस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव अगर बन जाता है तो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तथा शांति काल कम हो जाता है। शांति काल यानी टक्कर जल्दी जल्दी हो रही है ना, उसको बोलते हैं शांति काल कम हो रहा है, और टक्कर बार बार हो रही है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये मेंस के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और सॉल्यूशन को भी समझ लेना, ठीक है। सॉल्यूशन को भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ लेना, ये समझ आ जाएगा आसानी से।
इसके बाद है आपका प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, ओमीय प्रतिरोध तथा अनओमीय प्रतिरोध। इस ओमीय प्रतिरोध से फॉरेस्ट में 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है, टंगस्टन कौन से प्रकार का प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये ओमीय प्रतिरोध है। देखते हैं क्यों है। तो ओम प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध। तो ओमीय प्रतिरोध की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं उन्हें ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। बस इतना लिखना है आप लोगों को। उसके बाद ये बता देना कि धातु चालक ओमीय प्रतिरोध होते हैं। धातु के जितने भी चालक होते हैं ना, जैसे तांबा, चांदी, टंगस्टन आदि, वो सब ओमीय प्रतिरोध के अंतर्गत आते हैं। ओमीय प्रतिरोध का ग्राफ ऐसा बनता है, हमने पिछले वीडियो में ओम का नियम देखा है जिसमें हमने V और I के बीच ग्राफ खींचा था और ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये ओम के नियम का पालन कर रहे हैं तब ये सरल रेखा प्राप्त हो रही है। तो ओमीय प्रतिरोध में सिर्फ 3 बातें याद रखोगे। ओमीय प्रतिरोध वे प्रतिरोध हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। सभी धातु चालक जो होते हैं वो ओमीय प्रतिरोध के अंतर्गत आते हैं। इनका ग्राफ ऐसा बनता है। क्लियर। उसके अलावा हमको कुछ भी इसमें याद नहीं रखना है। उसके बाद आपका आता है अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है, अनओमीय प्रतिरोध भी बहुत ही इजी है। अनओमीय प्रतिरोध क्या होगा, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वे अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, अब धात्विक चालकों को छोड़कर, ये देखिए लिखा हुआ है, धात्विक चालकों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिरोध अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। समझ आ गया। ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, ओमीय प्रतिरोध होता है वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, वो ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। सभी धातु चालक जैसे सोना, चांदी, तांबा, टंगस्टन आदि जो है वो ओमीय प्रतिरोध होते हैं। और ओमीय प्रतिरोध का ग्राफ जो होता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, धात्विक चालकों को छोड़कर सभी प्रतिरोध का जो होते हैं वो अनओमीय प्रतिरोध होते हैं। अब तीसरा पॉइंट यहाँ ये बना सकते हो कि इसका जो ग्राफ बनेगा V और I के बीच वो सरल रेखा नहीं बनेगा, किसका, अनओमीय प्रतिरोध का। देखिए ये आपके 3 अनोमीय प्रतिरोध के ग्राफ हैं, जिसमें ये पहला जो A है ना, A में देखो ऊपर पहले सीधी रेखा में चल रहा था ग्राफ, फिर ऊपर थोड़ा टर्न हो गया, यानी ये ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। यानी उच्च विभवांतर का ये चित्र है। उच्च विभवांतर पर जो भी प्रतिरोध होते हैं वो अनओमीय प्रतिरोध होते हैं। कम विभवांतर में तो पालन कर रहा था ओम के नियम का, विभवांतर बढ़ाए, वोल्टेज बढ़ाए तो वो पालन नहीं कर रहा है। उसके बाद नीचे के जो दिए हुए उसमें जो B वाला है ये है ना, वो है आपका अर्धचालक का प्रतिरोध है, और उसके बाद है थायरिस्टर का प्रतिरोध है। तो ये तीनों जो अनओमीय प्रतिरोध के उदाहरण हैं। तो ये आपका प्रतिरोध लगभग कंप्लीट हो गया है। अब मुझे लगता है कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोगों को दूसरे वीडियो में ही कवर करना पड़ेगा, है ना। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन डीप में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले फॉरेस्ट के पेपर में बहुत ही कम क्वेश्चन 10th की बुक से आए थे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का कारण है। जो मैं बार बार टक्कर वाले जो उदाहरण दिए ना, टक्कर बार बार होता है, शांति काल और अवरोध के बारे में बताया, जो ऊर्जा व्यय होती है वो सब प्रतिरोध के कारण के अंतर्गत आता है। इसको पढ़ना एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो शायद मैं बोर्ड में बनाऊँ, तो इस वीडियो तक बस थोड़ा सा मैनेज आप लोग करेंगे। प्रतिरोध की मात्रक सिर्फ अंडरलाइन जो है उसी को करना है हम लोगों को। उसके बाद प्रतिरोध की निर्भरता, फर्स्ट चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, तीसरा चालक के पदार्थ की प्रकृति यानी N पर, चौथा चालक के ताप पर। ठीक है, इसके बाद आपका ओमीय प्रतिरोध, सिर्फ अंडरलाइन देखना है। उसके बाद अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक आपका, ये पिछले साल तक मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, जिसमें देखिए पहले ओम का नियम, विद्युत धारा गौसमी प्रभाव, आगे है ये। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देखिए 2014 में आया हुआ है, और उसका ऐसा ही मात्रक पूछा हुआ है। विद्युत विभव हो चुका है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति आगे के वीडियो में आएगा। प्रतिरोध का संयोजन भी आगे के वीडियो में आएगा, जिसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। प्रतिरोध की निर्भरता और विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। ठीक है, प्रतिरोध यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये है, फॉरेस्ट के भी कुछ क्वेश्चंस मैं डाल देता हूँ जो पहले आए हुए हैं प्रतिरोध से जुड़े हुए।
आज के वीडियो में थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक लगेंगी और थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। आगे का वीडियो को मैं बोर्ड पर बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।